नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन या जन सुराज 2025 के केस की बन रही है सरकार, चौंका देगा सर्वे। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे। बेरोजगार के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारों के साथ महागठबंधन ने तेज किया चुनावी हमला। जी दोस्तों, यहाँ पर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी प्रकार तीसरी खबर आपको बताएंगे। साक्षी महाराज की नाराजगी के बीच अखिलेश यादव ने इशारों में दिया बड़ा ऑफर, कहा सबके लिए हमारी पार्टी खुली है। जी दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे। हाशिए पर पड़े छात्रों को बेहतर छात्रावास और समय पर छात्रवृत्ति मिले, मोदी सरकार से राहुल गांधी ने कर दी बड़ी अपील। इसी प्रकार पांच बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यहाँ पर भाजपा सरकार को घेरा है और कहा है कि प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद क्या अब राजनीतिक दलों को बीच से यहाँ पर विश्वास मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जयराम रमेश ने मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से पूछ डाले कई बड़े सवाल। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। एनडीए इंडिया गठबंधन या जन सुराज 2025 में किसकी बन रही है सरकार, चौंका देगा सर्वे। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको पता चले कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होता है, यहाँ पर हो जाएगा। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। हालांकि जन सुराज पार्टी पर भी सबकी नजरें हैं। नतीजे जो भी हो, लेकिन 2025 में कौन से बाजी मार सकता है, इसको लेकर के बिहार चुनाव से पहले एक सर्वे किया गया जिसका आंकड़ा चौंकाने वाला है। दोस्तों, पोल ट्रैक ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 112 सीटें, जन सुराज पार्टी को 1 सीटें और अन्य दलों को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं। सर्वे के अनुसार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो दोस्तों, अब सर्वे एक आ चुका है जिसने यहाँ पर भाजपा या कई एनडीए की उड़ा दी है नींद, क्योंकि सर्वे में साफ साफ देखा जा सकता है कि अब की बार महागठबंधन जो है बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है, कौन जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा और करता अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हुंकार, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारों के साथ महागठबंधन ने तेज किया चुनाव हमला। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते यहाँ पर ही विपक्षी महागठबंधन ने नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया है। रोजगार पलायन, संविधान बहाली, कानून व्यवस्था और वेतन यहाँ पर असमानता मुद्दे को लेकर के गठबंधन लगातार एनडीए सरकार को घेर रही है। महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने 12 जून को राज्य में 25 जिलों में नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नाम से बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है। इस आंदोलन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेता राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों से बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बेरोजगार के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारों के साथ महागठबंधन ने तेज किया है चुनावी हमला। एनडीए और नीतीश कुमार को घेरने की बना ली है प्लानिंग। तो दोस्तों, अब की बार बिहार में महागठबंधन करने जा रही है बड़ा खेल और एनडीए और नीतीश कुमार को लगता है बड़ा झटका। आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा और करते अगली खबर की तरफ। साक्षी महाराज की नाराजगी के बीच अखिलेश यादव ने इशारों में दिया बड़ा ऑफर, कहा पीडीए की स्थायी पड़ाव। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताए चले कि उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लोधी समाज को सत्ता और संगठन में सामाजिक न्याय यहाँ पर भागीदारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। साक्षी महाराज के इस बयान के साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लोधी समाज बीजेपी से नाराज होकर टूट सकता है, जिसके बाद अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साक्षी महाराज का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी में जो लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वह जानते हैं कि उनका अति पार यहाँ पर पड़ाव पीडीए है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का नाम लिए बिना एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, भाजपा में जो लोग अपने समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने के बाद उपेक्षित किए जाने के साक्षी हैं, वह सब सच्चे मन से बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं। उनके बयान और भाषण भाजपा को अंतिम चुनौती नहीं है बल्कि भविष्य का उद्घोष है, क्योंकि वह भी जानते हैं कि पीडीए ही उनका स्वाभाविक यहाँ पर और स्थायी पड़ाव है, जहाँ पर पीडीए से सच्चाई लगाव है। बाकी क्या कहना, वह स्वयं और उनका समाज स्वयं ही अपने मन समाज को लेकर बेहद
जागरूक, सक्रिय और समझदार है। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया। आपको लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करता है। हाशिए पर पड़े छात्रों के बेहतर छात्रावास और समय पर छात्रवृत्ति मिले, पीएम मोदी की राहुल गांधी ने लिखा पत्र। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वंचित समुदाय के बीच छात्रों को शिक्षा हासिल करने में आ रही समस्याओं का निवारण करने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में बिहार के दरभंगा स्थित अंबेडकर छात्रावास में छात्रों की परेशानियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी को पत्र लिखकर राहुल गांधी ने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया है। दरअसल राहुल गांधी हाल ही में बिहार दौरे के दौरान दरभंगा पहुंचे थे, या वह अंबेडकर छात्रावास पर पहुंचे थे, वहां जहां छात्रों ने अपनी परेशानी से राहुल गांधी को अवगत कराया था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा है कि मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर हल करने का अनुरोध करता हूं, जो वंचित समुदाय के 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं। सबसे पहले दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए आवास या छात्रावासों की स्थिति बहुत खराब है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करें और करता है खबर की तरफ। प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद क्या अब राजनीतिक दलों को विश्वास में लेंगे पीएम? जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर पूछा सवाल। जहां दोस्तों कांग्रेस ने विदेश नीति, पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात और ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने विदेश से लौटे बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि और सवाल किया कि अब वह राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति से जुड़े चुनौतियों पर सांसद के मानसून सत्र में चर्चा करेंगे और यहां पर राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें विश्वास में लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश से लौटे प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की थी। इन दिनों प्रतिनिधिमंडल ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों का दौरा किया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, जबकि प्रधानमंत्री स्वयं उन 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मिल चुके हैं, उन्हें 32 देशों में भेजा गया था, तो क्या वह अब कम से कम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें चीन और पाकिस्तान के प्रति भारत की भावी रणनीति तथा सिंगापुर से CDS द्वारा दिए गए खुलासे के यहाँ पर सामरिक यहाँ पर अर्थों पर विश्वास में लेंगे? तो दोस्तों एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जयराम मोदी सरकार पर। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा और करता है खबर की तरफ। मोदी सरकार की विदेश और आर्थिक नीति विफल, सांसद बोले संवैधानिक स्थान कमजोर हुई, महंगाई बेरोजगारी बढ़ी। जी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रसभा में विपक्षी नेता उपनेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को राष्ट्र प्रतिष्ठा के लिए घातक रहा और देश के लिए निराशाजनक करार देते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति, आर्थिक नीति, जितनी भी नीति थी सब की सब विफल रही है और दोस्तों यहाँ पर संवैधानिक संस्था कमजोर हुई है और महंगाई और बेरोजगारी 11 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर घेर लिया है मोदी सरकार को। आपको कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा और करता है खबर की तरफ। ममता ने पहलगाम हमले को लेकर के केंद्र पर साधा निशाना कहा, सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही सरकार। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश की जनता को सुरक्षित देने में पूरी तरह से नाकाम रही है, इसलिए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ममता बनर्जी ने इस हमले को केंद्र की पूरी तरह की विफलता और लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने सवाल किया कि जब हमला हुआ उस समय वहां पर सुरक्षित कर्मी और क्या मौजूद नहीं थे? इस आतंक हमले में 26 लोगों की जान बच गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। तो दोस्तों यहाँ पर 26 लोगों ने जान दी, जिसकी में यहाँ पर सारे यहाँ पर घूमने आए थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर विफल नहीं रहे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की विधानसभा बोल रही थी, जहाँ सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी शब्द का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इस सैन्य कार्रवाई की
प्रशंसा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको लगता है कॉमेडी जो बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में फिर से जातीय जनगणना कराएगी कांग्रेस सरकार, बेंगलुरु भगदड़ पर मचे हंगामे के बीच आया आदेश। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जातीय जनगणना फिर से कराएगी, यह फैसला लिया गया है। पहले 2015 में भी जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन कुछ समुदाय को उस डेटा पर शक है। उनका मानना है कि वह सही नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को 60 से 80 दिनों में यह काम पूरा करने को कहा गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बेंगलुरु में 4 जून को यहाँ पर जो है क्रिकेट फैंस की भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इससे सरकार पर सवाल उठ रहे थे। इस जातीय जनगणना से शायद सरकार पर से लोगों का ध्यान हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कर्नाटक में फिर से होने जा रहा है जातीय जनगणना कराएगी सरकार, और बेंगलुरु भगदड़ पर मचे हंगामे के बीच आया ये कांग्रेस सरकार का बड़ा आदेश। तो दोस्तों वापस कर्नाटक में जातीय जनगणना कराने जा रही है कांग्रेस सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप। जी दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश में संचालित योजना में भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाते हुए सरकार पर सवाल किए हैं। श्री पटवारी ने यहाँ पर संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो गरीब किसान और ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जल जीवन मिशन से लेकर स्वच्छ भारत मिशन था और आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं में अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है भ्रष्टाचार के। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है मोदी सरकार पर और कहा कि बड़े बड़े योजना जो जनता के निजी जीवन को बदल सकती थी, उनमें भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और बड़े बड़े भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा और करता खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट के 2 मंत्रियों के बीच छिड़ी जंग, चिराग के खिलाफ जीतन राम मांझी ने खोला मोर्चा। जी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। एनडीए में सीटों को लेकर के घमासान मच गया है। आलम यह है कि मोदी कैबिनेट के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर हमला बोला है। उन्होंने न केवल उन पर अपनी रैली में यहाँ पर भीड़ मैनेज करने का आरोप लगाया, बल्कि वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा और करता खबर की तरफ। बिहार में विविध व्यवस्था का हो रहा है अंतिम संस्कार। लालू यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार पर उठाए सवाल। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया यहाँ पर एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बिहार में अपराध में से संबंधित कई आंकड़े पेश कर नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि नीतीश बताए कि आखिरकार शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्या हो रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि क्या नीतीश जानते हैं या पहचानते हैं, समझते हैं कि उनके शासनकाल में अधिकारी आंकड़े 65,000 हत्याएं हुई हैं, 65,000 लोगों की हत्या हुई है, क्या यह कम है? आरजेडी प्रमुख ने कहा कि नीतीश बीजेपी ने विविध व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इसी भ्रष्ट, लापरवाह और यहाँ पर कामचोर पुलिस कभी नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के कार्यकाल पर उठा दिया बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने बिहार में यहाँ पर गिरावट को लेकर के यहाँ पर आरजेडी सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में कथित तौर पर यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किए जाने को लेकर के सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह इस बात का संकेत है कि राज्य की डबल इंजन सरकार महिलाओं के लिए खतरा यहाँ पर खतरनाक साबित हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने साफ साफ लिखा है और मीडिया के खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया है। जिसमें कहा गया है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यकाल द्वारा जारी नवीनतम नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात 890 है। इसके बाद महाराष्ट्र 906, तेलंगाना 907, हरियाणा 909 और उत्तराखंड 910 का स्थान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार में प्रति 1000 लड़कों में सिर्फ
890 लड़कियां पैदा हो रही हैं। 2020 में यह अनुपात 964 था, जो कि 2021 में घटकर 908 हुआ और 2022 में मात्र 890 रह गया है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल प्रियंका गांधी ने खड़ा कर दिया नीतीश कुमार पर। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। 12 जून को महागठबंधन में क्या होने वाला है? तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी 12 जून को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के अनुसार यह बैठक बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी और गठबंधन के भीतर समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। इस बैठक में सीट बंटवारे की जिला स्तर पर समन्वय और साझा न्यूनतम कार्यालय जैसे अहम मुद्दे पर कार्य होने की संभावना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बैठक महागठबंधन की एकजुटता और रणनीति को परखने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। महागठबंधन की इस बड़ी बैठक को लेकर के बिहार की सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो रही है। जी दोस्तों, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको पता चले कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दल जैसे प्रमुख दल शामिल हैं। ऐसे में सियासी दलों में वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि 12 जून को बैठक में पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर होगी, जिसमें इस सभी समय यहाँ पर सहयोगी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में करने वाले बड़ा खेल महागठबंधन। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मौत पर उठाए 37 वर्ष 82 का सवाल पूछा, कैश मुआवजा क्यों दिया? दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनवरी में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुए मौत की संख्या पर 37 बनाम 82 पर सवाल उठा दिया है। अखिलेश यादव ने एक समय यहाँ पर समाचार रिपोर्ट के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछा है कि कुछ मृतकों के परिजनों को नगद में मुआवजा क्यों दिया गया। भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 श्रद्धालुओं की मौत की बात बताई थी। अखिलेश यादव ने तथ्य बनाया सत्य। 37 बनाम 82 नाम से एक लंबी पोस्ट एक्स पर लिखी है, जिसका आधार ताजा समाचार रिपोर्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने रही। अखिलेश यादव ने ट्वीट में से आरोप लगाया कि यहाँ पर सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। उन्होंने पूछा है कि मुआवजे में कैश क्यों दिया गया, कैश कहां से आया, जिसको कैश नहीं मिला वो वापस किसके पास गया, नगद मुआवजा देने का निर्णय किस नियत यहाँ पर नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी वितरण का आदेश कहाँ है और क्या नकदी वितरण में कोई अनियमितता हुई है। अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाया कि मौत का कारण बदलने का जवाब किसने कहने पर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने रही। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार विधान परिषद का डाटा डिलीट, ईओयू ने संभाला जांच का जिम्मा, इन लोगों पर एफआईआर। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधान परिषद में बड़ा यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। विधान परिषद के नीति यहाँ पर विषय शाखा का डाटा डिलीट हुआ है। विधान परिषद प्रशासन को एक इस बाबत सूचना मिली तो आर्थिक अपराध इकाई को लिखित शिकायत दी गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया कि आखिरकार ये कैसे सारे डाटे डिलीट हो गए, इसका जवाब कौन देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। 25 साल बाद दौसा में कुछ बड़ा होने वाला है। पायलट गहलोत की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी गर्मी असर। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दौसा के दिग्गज नेता यहाँ पर स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वें पुण्यतिथि को लेकर के सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। इस बार पहली बार इस आयोजन में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत आ रहे हैं। अशोक गहलोत के अलावा प्रदेश भर के कई दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल होते जा रहे हैं, यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा समाज और गांव के लोग भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और ये 25 साल बाद दौसा में कुछ बड़ा होने वाला है। पायलट गहलोत की मुलाकात ने बढ़ाई है सियासी सरगर्मियां। दोस्तों, क्योंकि दौसा में 25 साल के बाद जो है ऐसा होगा जहां पर खुद अशोक गहलोत आएंगे, और अगर यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ रहते हैं तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, और यहां से भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के दो शेर जो हैं वो अकेले काफी है। तो दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा और करता खबर की तरफ। आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने को तैयार है, अहंकार की कोई बात नहीं, मानसे से गठबंधन पर बोले राउत। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने जब मानसे से संभावित गठबंधन को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शिवसेना यूवीटी पीछे या आगे कोई भी कदम उठाने को तैयार है और राजनीति अहंकार जैसा कोई बात नहीं है। राउत ने कहा कि मराठी मानुष की भलाई के लिए जो भी संभव होगा वह करने के लिए तैयार है। शिवसेना यूवीटी और राज ठाकरे की मानसे के बीच गठबंधन को लेकर बीते कई दिनों में चर्चा चल रही है और दोनों तरफ से इसे लेकर सकारात्मक बयानबाजी भी सामने आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आप शिवसेना यूवीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम आगे या
पीछे कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है और कोई राजनीति अहंकार की बात नहीं है। संजय राउत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मानसे ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि अगर शिवसेना यूवीटी मानसे के साथ गठबंधन करना चाहती है तो उसके लिए शिवसेना यूवीटी को पहल करनी होगी। बीते दिनों राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट के दौरान शिवसेना यूवीटी के साथ गठबंधन करने को लेकर के बयान दिया था। इसके बाद शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन को लेकर के सकारात्मक बयान दिया, जिससे दोनों पार्टी में यहाँ पर गठबंधन की चर्चा छिड़ गई थी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। संविधान कहता है लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया करे शुरू, कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। खड़गे ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के खाली पद को लेकर के अपनी बातें पहुंचाई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पिछले 2 लोकसभा सत्रों में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा है और यह चिंता की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लिखे पत्र में कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री, मैं आपका ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मुद्दा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के खाली रहने के संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 53 यहाँ पर 93 के अनुसार लोकसभा में 2 सदस्यों को क्रमशः स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाता है। संवैधानिक रूप से उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बाद सदन का दूसरा सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी होता है।